बिजली की बात करते हैं और हमारे साथ खास बातचीत करें सीए के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की बातें होने लगी हैं, आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बातें होने लगी हैं। अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, क्या आपको लगता है किस तरह की पीक डिमांड होगी, किस तरीके से हमारी तैयारियां हैं और कैसे आगे देखते हैं इसको? पीक डिमांड जो अगले साल जो हम लोग एक एस्टिमेट कर रहे हैं वो तकरीबन 265 से लेकर के 270 के बीच में होना चाहिए। इस साल जो गया है हमारा वो 245 तक गया है। लास्ट ईयर इसके पहले वाले ईयर में यदि देखा जाए तो 250 भी हमने कवर किया था। बट लास्ट ईयर हमने सोचा जरूर था कि 270 टच करेगा, लेकिन वो किया नहीं। उसके कारण आप लोगों ने पहले ही कवर कर रखा है। मेनली जो इतनी अच्छी मानसून हुई थी उसकी वजह से डिमांड पिकअप नहीं किया, पर्टिकुलरली द कूलिंग लोड एंड द इरिगेशन लोड। तो इस साल हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं कि 270 तक की तैयारी रहेगी हमारी फिर से, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू मीट इट। अब जिस तरीके से देख रहे हैं सरकार की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2026, इसके अलावा एक बिल भी है जो कि पेंडिंग है। ये दोनों कैसे ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग के लिए आसानी करेंगे हमारी? जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आज के दिन पे बनी हुई है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमें मैंडेट करता है, सरकार को मैंडेट करता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी होनी चाहिए। अभी जो पॉलिसी है वो 2005 की है, तो 20 साल हो गए। तो हमने एक जो पॉलिसी अभी ये बनाई है वो 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो कि अगले 20-25 साल को में हमारी स्थिति क्या हो सकती है और हमें क्या क्या फोकस एरिया पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी विच गिव्स विजिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी रिसोर्सेस। न्यूक्लियर को भी हम टारगेट कर रहे हैं, हाइड्रो पंप स्टोरेज को टारगेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को हमको कैसे और ठीक करना है। काफ़ी सारी नई चीज़ें उस पर लिखी गई है जो कि हमारे कंट्री में पावर सेक्टर को एक ऐसा लेवल पे लेके जाए विच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये धारणा लेकर के हम इसको बनाए हैं। जहाँ तक बिल का सवाल है, बिल तो आना चाहिए और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इस वक्त शायद हमें सक्सेस मिल जाएगी। नहीं सर, सरकार ने कोशिश की है तो वो तो आ ही जाएगा। एक कॉमन मैन को इससे क्या मिलेगा वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक बिल जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जो अमेंडमेंट होती है, वो हम लोग कोशिश मतलब क्या बदल जाएगा, अभी की प्रैक्टिस में क्या बदल जाएगा? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ हमें हमें परेशानियां आ रही हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ थी, पर्टिकुलरली जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट था जिसमें कि डिले होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि पिटिशंस काफ़ी सारे पाइलअप होते जा रहे हैं, उसकी जजमेंट नहीं आ पा रही है। तो उसके रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिसमें कि एप्टल को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। रेगुलेटरी कमीशंस को कैसे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो टाइमली अपना काम कर सके। तो जैसे ये सुधरता है तो क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम आपका सुधर जाता है। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट आपको कस्टमर पे भी पड़ेगा एंड कस्टमर को भी एक बेटर सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ला सकें, तो जो आज के दिन पे कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन देने में लेट होती है, जिससे कि हम कंज्यूमर को कनेक्शन नहीं दे पाते हैं। कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होता है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रहती है। तो यदि उस तरह की सुविधा हम दे पाएँ कस्टमर को तो बहुत अच्छा होगा आगे चल करके। और ये कुछ कंट्रीज़ में किया हुआ भी है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की सुविधा रहे। जैसे आप टेलीकॉम में देखते हैं, यदि मान लिया एयरटेल आपको अच्छी तरह सर्विस नहीं देता है तो आप तुरंत जंप करते हैं, स्विच कर जाते हैं। और उसकी एक खाका तैयार की जा रही है ताकि एटलीस्ट ये स्मूथली चले, बिकॉज इसमें एक फिजिकल नेटवर्क का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। तो कोई टाइमलाइन भी है इसकी? टाइमलाइन तो अब जैसे यदि एक्ट हो जाती है तो आई थिंक इट विद इन अ ईयर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल। सर, अपने एप्टल का नाम लिया, उसको स्ट्रेंथन करने की बात कही। अभी हमने एक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी देखी थी जहाँ पे कि IEX वाले मामले पे मार्केट कपलिंग को लेकर आगे बढ़ने की बात। तो ये कपलिंग कितनी इजी करेगी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को और आपकी तैयारी को?
देखिए, कपलिंग, मार्केट कपलिंग की बात आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। एंड अभी 3 एक्सचेंजेस हैं हमारे पास। तीनों को देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। यदि तीनों मार्केट अच्छी तरह से चले तो तीनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। एंड उससे क्या होगा कि सब लोग उससे फिर कस्टमर को ही फ़ायदा होने वाला था। बट इंसिडेंटली हुआ क्या कि एक एक्सचेंज तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी 2 एक्सचेंज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर ये सोची जा रही है कि कहीं शायद इनको इनकी वॉल्यूम्स को एक इकट्ठा कर दिया जाए तो शायद बेटर रिजल्ट आ सकती है। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी एक्सपेरिमेंटेड, चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, लगातार ग्रीन की बात हो रही है, कई सारे हमने सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के बारे देखे, हाइड्रो पावर के बारे में देख रहे हैं। इसका जो परसेंटेज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और कॉमन मैन के लिए देखें तो एक उसके लागत भी कम हो रही है, तो उसका बेनिफिट भी पास ऑन हो रहा है क्या, वो कैसे मॉनिटर करेंगे? देखिए, ये जो रिन्यूएबल्स की बात है, रिन्यूएबल्स यदि आप लोग ट्रैक किए होंगे तो शुरू में तो खैर काफ़ी महंगा था। 17 रुपये 15 रुपये की यूनिट से हम लोग शुरू किए थे सोलर को। अब वो 2 से ₹2.5 के बीच में आ गया है। लेकिन सोलर, सिर्फ सोलर हमारी नीड को पूरा नहीं कर पाती है, कहे कि उसकी अपनी लिमिटेशन है। वो सिर्फ आपको दिन में तो पावर दे सकता है, लेकिन बाकी समय, पर्टिकुलरली 18 से 20 घंटा जो बच जाता है, उस घंटे में आपको बिजली के लिए कहीं ना कहीं और अल्टरनेट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अल्टरनेट सोर्सेज भी आपके पास होनी चाहिए। और वो क्या है आज के दिन पे? या तो आपके पास कोल है, या हाइड्रो है, या न्यूक्लियर है। यही 3 चीज़ है जो कि आपको उस समय मदद करता है। हाइड्रो भी देखें तो हमारे यहाँ सीजनल हाइड्रो है। एंड जो रन ऑफ द रिवर्स टाइप के जो हाइड्रो हैं वो आपको 5 महीने से ज़्यादा पावर बिजली दे नहीं पाते हैं। तो ये जो कमी आ जाती है 5-6 महीने 7 महीने, जो ऑफ सीजनल टाइम है, उस समय आपको सफिशिएंट कैपेसिटी रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिन्यूएबल्स इज़ गुड, ताकि आप एटलीस्ट ग्रीन पावर ले सकें। बट उसको जो बैलेंस करना है हमें, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट थोड़ी तो भी रहेगी। अभी बैटरी की प्राइस कम होते जा रही है, तो हो सकता है कि बैटरी की प्राइस इस लेवल पे और फर्दर भी कम हो जाए, तो थोड़ी सी मदद मिल सकती है हमें प्राइसेस कम करने में। बट इट विल टोटली डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ द स्टोरेज सिस्टम। अब सर, इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी क्रम में 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक तो डिस्कॉम है। अभी जो डिस्कॉम्स की स्थिति है, उनकी जो रीपेमेंट या बाकी जो चीज़ स्थिति है, वो किस तरह से है, और इस सीज़न में हमारी क्या तैयारी है डिस्कॉम्स को लेके? ये डिस्कॉम में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। एंड सबसे बड़ा तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन पे काफ़ी सारे डिस्कॉम वायबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप हर एक साल देखेंगे कुछ ना कुछ नए डिस्कॉम्स ऐसे ऐड हो जाते हैं जो कि प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये क्लियरली शो करता है कि डिस्कॉम्स ने भी अपने अपने लेवल पे मेजर्स लिए हुए हैं और कुछ और ले रहे हैं ताकि वो डिस्कॉम्स की वायबिलिटी पे आ जाएं। हमने भी ये कोशिश यही की है कि जो भी हमारी पॉलिसी आती है, जैसे जो RDSS स्कीम है, उसके तहत डिस्कॉम्स को कैपेक्स का सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो अपनी नेटवर्क को सुधार लें, मीटिंग सिस्टम ठीक कर लें, एनर्जी अकाउंटिंग ठीक से होती रहे। अब ये सब का फ़ायदा क्या होता है कि आपका AT&C से लॉसेस कम होता है, आपकी ACS ARR गैप कम हो जाती है। अब ये सब ही आपको आपके वायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो अभी सिचुएशन अच्छी चल रही है और मेरे हिसाब से जिस तरह की मेजर्स ली जा रही है, तो डिस्कॉम्स बहुत जल्दी फाइनेंशियली वायबल होने के कगार पे रहेंगे। सर, दूसरा इम्पोर्टेंट पिलर है लाइनमैन, क्योंकि उपभोक्ता से सीधे संपर्क में वही आता है। उसकी स्थिति को लेकर हमने पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हम आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, लाइनमैन दिवस भी आप मनाते हैं, ताकि उसको उसके अधिकार और ग्राहक को भी पता चले कि उसके लिए क्या चीज़ें करनी है। इस बार की थीम क्या होगी, और इस बार क्या विशेष आप करेंगे, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? लाइनमैन एक ऐसा से पावर सेक्टर के लिए आई थिंक इनकी संख्या कंट्री में 2.5 लाख तो शायद इनको पास रिकॉर्डेड अभी आया है कि 2.5 लाख लाइनमैन हैं। बट मेरी समझ में यदि आप प्राइवेट और सबको मिला लें एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिला लें तो ये 5 लाख से कम नहीं होंगे। एंड दे आर द पीपल हु रियली गो एंड डू द फिजिकल वर्क।
जब भी आपके घर में बिजली नहीं रहती है तो यही लोग जाते हैं और जा कर के आपकी बिजली को रिस्टोर करते हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी परिस्थिति में वो आपके लिए तत्पर रहते हैं और जाते हैं, करते हैं। कभी कभी इस जल्दीबाजी के चक्कर में होता ये था कि कभी कभी फेटल एक्सीडेंट भी हो जाते थे, या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, या माइनर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए तो परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए ये प्रॉब्लम होता था। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए जो हम लोगों ने ये सोचा कि इनको यदि सेंसिटाइज किया जाए, बाकी चीज़ तो हम करते ही हैं, सेफ्टी वीक में भी करते हैं कैसे करना है, बट यदि इनको सेंसिटाइज किया जाए, पूरे कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया जाए कि आप जब भी जाते हो तो जल्दी नहीं करनी है और आपको प्रॉपर सेफ्टी किट के साथ काम करना है, जो भी आपका मैंडेट है। यदि आप हायर वोल्टेज पे जा रहे हो तो यदि आपको बूट चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए, हेलमेट चाहिए, आई ग्लव्स चाहिए, चश्मा चाहिए, तो जो भी आपको किट की ज़रूरत है वो पूरा किट आप पहन के जाएं ताकि आप अपना सेफ्टी रखें एंड उस तरह की एक्सीडेंट ना हो। तो ये एक सेंसिटाइज किया जाता है और हम लोग कुछ लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे राज्यों के लाइनमैन के साथ मिलने का। तो ये इंटरेक्शन से हमने ये देखा है पिछले काफ़ी सालों से कि एक दूसरे का कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो कभी होता है कि एक स्टेट अडॉप्ट करता है, दूसरा अडॉप्ट नहीं करता है, तो ये एक दूसरे से जान जाते हैं और ये जान करके अपने यहाँ वो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा ट्रांसमिशन जनरेशन के लाइनमैन को भी बुलाया था। इस साल हमारा जो एक और थीम रहेगा, लास्ट टाइम हमने लाइनमैन प्लेज हमने इंट्रोड्यूस किया था। इस बार लाइनमैन का एक गीत हम लोग सोच रहे हैं कि उसको हम रिलीज़ करें ताकि एटलीस्ट वो एक ऐसी आपको भावना से प्रेरित करे कि आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर पावर सेक्टर एंड यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। दूसरी चीज़ इसमें है कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ लाइनमैन को सेलेक्ट करें और उनको अवार्ड दें ताकि एटलीस्ट उनको भी एक रिकॉग्निशन का एक मौका मिले कि उनके जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उस काम की सराहना हो और पूरा देश देखे कि यस, लाइनमैन भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि अच्छे लोग हैं और ये उनके प्रोत्साहन के लिए हम कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐड करना उसमें? सोशल सिक्योरिटी देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट वो चीज़ यूटिलिटी को करना है एंड यूटिलिटी इसमें करती है सोशल सिक्योरिटी के लिए भी। उनको उनके अपने प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि फाइनेंशियल प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें कि वो लोग इनको सजेस्ट करते हैं, करते भी हैं, तो वो यूटिलिटी करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे को जाने, पहचाने और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ये भी करते हैं कि अब जैसे ये लोग जितने लोग आते हैं उनको सेकेंड हाफ में प्रैक्टिकली टाटा पावर के इंस्टीट्यूट को भी ले जाते हैं जहाँ कि उनको ये एटलीस्ट जानकारी हो कि हम क्या उनको सिखा सकते हैं, क्या उनको सीखना चाहिए, क्या प्रैक्टिस यहाँ फिजिकली फॉलो होता है, अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग जिसको हम कहते हैं। अभी जैसे हम लोग केरला में काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम कराया था अपना पावर सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू, जिसका प्रेसिडेंट चेयरमैन सीए होते हैं, तो उसके थ्रू बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे। एंड वहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेन हुए उनको सर्टिफिकेट दिया गया, तो सर्टिफिकेट से एक रिकॉग्निशन भी मिल जाती है एंड उस रिकॉग्निशन को मानते हुए वहाँ की जो यूटिलिटी है उनको फिर उनको प्रोत्साहन भी दिया है। कुछ लोगों को मुझे पता चला कि उनको परमानेंट भी किया है उन्होंने। तो इस तरह की स्किलिंग, री स्किलिंग, सर्टिफिकेशन, अपग्रेडेशन तो होता रहे। एंड मैं अक्सर जब भी अलाइनमेंट दिवस होता है उसमें उन लोगों से बात भी करता हूँ, इंटरेक्ट भी करता हूँ। जो भी उनकी सजेशन आती है हम कोशिश ये करते हैं कि उसको हम यदि पॉलिसी चेंज चाहिए तो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना होता है तो हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको भी बताते हैं कि आपके लाइनमैन की ये कमियां हैं, इसको आपको सुधारना चाहिए। आइडिया यही है कि अब सबको बिजली 24 घंटे और अनइंटरप्टेड चाहिए, तो अनइंटरप्टेड एक ही बंदा इंश्योर कर सकता है, वो है लाइनमैन। वो यदि ठीक है, वो आपको प्रॉम्प्ट है, तो आपको बहुत जल्दी बिजली आ जाएगी आपके घर में।
यदि वो कहीं उसको बेचारे को उतनी सुविधा नहीं मिल रही है, अब लेट से कहीं जाना है, उसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी नहीं मिलती है, तो फिर उसके लिए दिक्कत है। लैडर चाहिए, लैडर नहीं है तो चढ़ेगा कैसे हो। तो इस तरह की सुविधाएं, जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो कि उनको मिलना चाहिए, और यदि वो सुविधा उनको मुहैया करा दिया जाए तो मेरा अपना मानना है कि हम अपनी कंज्यूमर को जो बिजली दे पाते हैं उसमें रिलायबिलिटी में और सुधार होगा। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हमारे दिल्ली में चल रहा है, एआई कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो लाइनमैन के लिए हो, चाहे वो मॉनिटरिंग के लिए हो, या बाकी जो टूट फूट या डिलेज होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हो, डिस्कॉम्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हो, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रोल इसका आएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मैनेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक क्वांटम जंप आने की जो संभावना है वो हर एक सेक्टर में आएगा। जनरेशन में भी आएगा, ट्रांसमिशन में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा। अब एक छोटी सी चीज़ देखे हूँ कि मैं एआई को यूज़ करके यदि मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ और वो उसी जब भी कहीं किसी एरिया में ज़रूरत है ऑटोमेटिकली यदि ट्रिगर हो जाता है कि यस, और वो सिग्नल और वो सूचना जो कंसर्न आदमी है उसके पास टाइमली पहुंच जाती है, जहां से सामान रिलीज़ होना है उसको ऑटोमेटिकली वहां सिग्नल एक पहुंच जाती है, वो सामान लेकर के बंदा पहुंचता है, ये बंदा वहां साइट पे पहुंचता है। कोऑर्डिनेटेड वे में यदि सब कुछ ऑटोमेटेड एंड आई से यदि एआई को यूज़ करके हम कर पाएँ तो शायद ये बहुत बड़ा चेंज होगा, एंड इससे समय की भी बचत होगी और सब लोग को लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, से बात करके शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।